हाँ जी, तो हम फ्यूचर्स को आगे बढ़ा के आज फाइनली ख़त्म कर देंगे। हो सकता है मैं आपको आज थोड़ा सेटअप अलग दिख रहा होगा, मैं थोड़ा-सा डार्क दिख रहा होगा कंपैरेटिवली। सो जस्ट बता दूँ दैट आई एम ऑन अ मूव। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड ट्रैवल करते हुए आई एम शूटिंग दिस वीडियो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है? हमें मोस्टली अब जो फ़ोकस करना है वो इस चैप्टर को कंप्लीट करने पे करना है ना? आज कुछ एडिट-वेडिट भी नहीं होगा, वन शॉट में जाएगा। इधर ध्यान देना। देखो यार, हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि एक जो फ्यूचर का जो फेयर प्राइस होता है, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो डिमांड और सप्लाई के फोर्स से डिसाइड होगा। जो होना चाहिए, जो है दैट इज एक्चुअल। जो होना चाहिए वो है कि आज कितना प्राइस है, और अगर 1 मंथ का मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो उसको 1 महीने तक कैरी करने का कॉस्ट कितना है, ये अपन ने अच्छे से सीखा। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैरी निकालने के लिए या फेयर फ्यूचर का प्राइस निकालने के लिए रादर वी हैव टू डिफरेंट मॉडल्स। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैरी, जो हमने अभी तक समझा, ठीक है, और एक है एक्सपेक्टेशन मॉडल जो हम आज समझेंगे। ये है एक्सपेक्टेशन मॉडल जो हम आज समझेंगे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैंने आपको कैश एंड कैरी मॉडल पूरा समझाया और हमने आर्बिट्राज करा, ठीक है, हमने इस तरह से आर्बिट्राज करा कि उधर से आया और इधर गया और ये पूरा करा था ना लास्ट सेशन में, तब हमने है ना कुछ चीजें कंसिडर नहीं करी। जबकि क्या होता है ना, एक्चुअल मार्केट्स में जब आप उतरोगे तब एक्चुअल मार्केट्स में आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, और ये हमने बताया भी था। ये जो अपन ने अजम्पशन लिए थे, इस अजम्पशन में हमने एक अजम्पशन था, देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। जैसे क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट होते हैं, मार्जिन, ब्रोकर, टैक्सेस, ये नॉर्मल लगेगा यार, लगेगा ही लगेगा, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट पैसा लेगी आपसे, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है ना, वो जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है नेकेड आइज से, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, वरना ये जो चार्ट है, ये सेम चार्ट आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, वर्कबुक में भी दिया हुआ है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि रिलायंस के स्टॉक की बात करते हैं, डाबर के स्टॉक की बात करते हैं ना, डाबर 3 डिजिट स्टॉक है, इजी पड़ेगा मेरे लिए। कि यार, अ, मान लो ऐसा हो जाए कि एनएससी के अंदर डाबर 624 रुपीज का है, ठीक है, और बीएससी के अंदर डाबर 626 रुपीज का है। ध्यान से समझना जरा। अब क्या हो रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है 2 रुपए, ये आपको सूखा प्रॉफिट दिख रहा है। सूखा प्रॉफिट क्यों दिख रहा है? आप एनएससी से बाय करोगे डाबर के शेयर को, और साइमल्टेनियसली आप बीएससी पे एग्जीक्यूट कर दोगे तुरंत ही, 1 सेकंड में। सर ऐसा 1 सेकंड में कैसे होगा? एल्गो करेंगे, आप नहीं करोगे ना, रोबोट्स करेंगे अपने लिए ट्रेड, ठीक है। ये 2 रुपए जो हमें नेकेड आइज से दिख रहा है ना, ये जो, सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली है इसका फेयर प्राइस। जो कम है उसको मैं बोल दूंगा दैट दिस इज माय फेयर प्राइस, और ये है इसका एक्चुअल प्राइस, और ये जो है इसको मैं बोलता हूं मिस प्राइसिंग, करेक्ट। बोलने का मतलब ये है कि ये जो आपकी मिस प्राइसिंग है, ठीक है, ये मिस प्राइसिंग 2 रुपया नहीं है। एक्चुअल मार्केट्स में दिस मिस प्राइसिंग विल रिड्यूस, लाइक विल रिड्यूस टू हाउ मच? ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, ठीक है, दिस, नाउ दिस इज द मिस प्राइसिंग पोस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ध्यान से समझना। क्यों ऐसा सर? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मिस प्राइसिंग पोस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट? क्योंकि क्या हुआ ना ब्रो, जब तूने एनएससी पे खरीदा तो ये तेरे को अमाउंट 624 पे नहीं मिला, तेरे को ये मिला 624.5 रुपीज पे। कारण क्या हुआ? ये जो हुआ ना, दिस 0.5 रुपीज, दिस इज नथिंग बट
योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। खरीदने का खर्चा लग गया। सिमिलरली जब मैं बेचने गया तो 626 रुपीज पे मैंने डाला, एग्जीक्यूट भी, सेल्स प्राइस भी 626 ही आ रहा है, लेकिन जो टैक्स वगैरह कटे वो सब कट के पैसा मिला। तो एक्चुअल में जो इफेक्टिव बाइंग कॉस्ट आई वो कितनी आई मेरी? 625.5 रुपीज आई। तो जहां पर पहले मेरे पास 2 रुपया बच रहा था, अब मेरे पास कितना रुपया बच रहा है? अब मेरे पास सिर्फ 1 रुपया बच रहा है। ध्यान से समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्टली यही चीज दी हुई है कि ये एक्चुअल प्राइस है, दिस इज एक्चुअल प्राइस, ठीक है, दिस इज एक्चुअल प्राइस टू, ये फेयर प्राइस है, मान लो बीच वाली लाइन। अब यहां पर है ना, यहां से यहां तक आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट ने लिया हुआ है। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस करता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। थोड़ा सा ध्यान से समझना जरा, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस करता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब क्या है ना भाई, थोड़ा सा और ध्यान से समझो। एक कंसेप्ट होता है फाइनेंस में, जब आप आगे जाओगे, पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है फाइनेंस में, उसको बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के अंदर ये माना जाता है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से नॉलेजेबल हैं। मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन उन बायर्स और सेलर्स के पास में है। जो बाइंग और सेलिंग जिस प्राइस पे हो रही है, वो प्राइस फेयर प्राइस है। समझ रहे हो? ये बहुत डिफिकल्ट है, फेयर प्राइस है, ठीक है। एडिक्वेट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, 100% लिक्विडिटी है मार्केट में, मार्केट में कोई फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी। अब ये जो चीज होती है ना, ये मार्केट ड्रीम्स में एग्जिस्ट करता है, इट्स अ फिक्शनल मार्केट। इसको बोला जाता है एफिशिएंट, की मार्केट एकदम एफिशिएंट हो जाए। तो एफिशिएंट मार्केट जब भी होगा ना, तब फेयर प्राइस और एक्चुअल प्राइस बराबर हो जाएगा। मतलब क्योंकि मार्केट एफिशिएंट है, समझने इधर ध्यान से, क्योंकि मार्केट एफिशिएंट है तो मिस प्राइसिंग होगी ही नहीं। और जब मिस प्राइसिंग होगी ही नहीं, मतलब फेयर प्राइस ही एक्चुअल प्राइस की इक्वल है, तो ये जो आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास, ये खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो आप? आर्बिट्राज आप कभी कर नहीं सकते, मतलब रिटेल लेवल पे मत करके देखना। तो एक्चुअल मार्केट के अंदर जो फेयर प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस रहता है ना, उसका वन ऑफ द फैक्टर्स इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जितना बड़ा होगा, मेरा मार्केट का एफिशिएंट बनने का सपना उतना दूर होता जाएगा। अगर मेरे मार्केट को एफिशिएंट बनना है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों, सब लोगों के लिए एक होमवर्क है। आप लोग कोशिश करना और मुझे कमेंट्स में बताना। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ब्रो, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऑनेस्टली पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। जो अच्छा बोलते हैं वो भी पढ़ता हूँ, जो गाली देते हैं उनको भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप लोग है ना, मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताना कि इंडियन मार्केट्स में इफेक्टिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने का, और क्योंकि अपन तो फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, और यूएस मार्केट्स में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने का इफेक्टिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है। समझ रहे हो? आपको ये चीज आप मुझे प्लीज लिख के बताइएगा, ठीक है, फिर अपन इस पे आगे डिस्कस करते हैं, राइट। नाउ हमने ये चीज देखी अभी तक, थोड़ा सा अब जरा ओपन माइंड से समझना है इसको। ये आपके आगे जब आप फिनेंस जब भी पढ़ोगे एकेडमिकली, तब आपको ये चीज आएगी। अभी ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसका कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसका जिक्र करा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो फेयर फ्यूचर प्राइस जो है वो हमने समझा कि स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी होता है। अभी तक कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल पे ही हैं अपन, ठीक है। तो इसको कोई और तरीके से लिख सकते हैं क्या? मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ कैरी अपन ने निकाला था कि पहले हम इंटरेस्ट का कॉस्ट है और रेंटल का कॉस्ट है, इसको मैं परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? तो बोले हाँ कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि समझना इधर, कि मान लो मैं कॉपर ले रहा हूं, है ना, कॉपर फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, 1 मंथ फ्यूचर। इधर ध्यान से, अभी मान लो स्पॉट प्राइस जो है, थोड़ा इसको मैं सजा देता हूं, ठीक है, जो स्पॉट प्राइस है
वो स्पॉट प्राइस इस समय कॉपर का चल रहा है से फॉर एग्जांपल $78, ठीक है? और कॉस्ट ऑफ कैरी जो है, कॉस्ट ऑफ कैरी फॉर 1 मंथ वो चल रहा है आपका से फॉर एग्जांपल 1%, ठीक है? तो व्हाट इज एक्चुअल फ्यूचर्स, सॉरी, सो व्हाट इज फेयर फ्यूचर प्राइस? फेयर 1 मंथ कॉपर फ्यूचर 78 इंटू 1 प्लस 1% है ना, 0.01। समझ रहे हो आप? जो आंसर आएगा, ये मेरा आंसर है। मैंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ कैरी को परसेंटेज टर्म्स में डाल दिया। सर किसके परसेंटेज में? स्पॉट के परसेंटेज में, कि स्पॉट के इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा मेरे को कॉस्ट ऑफ कैरी देना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये भी ट्रेडिशन होता है, ऐसी बात नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो गोल्ड के अंदर ये चीज हो सकती है कि भाई अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो और आप डिलीवरी 1 महीने के बाद लेना है, तो मैं स्पॉट पे आपको एडिशनल 0.10% दूंगा। 10%, 0.10% एडिशनल कॉस्ट लग जाएगी। तो वो जो एडिशनल कॉस्ट लगेगी वो आज के भाव पे लगेगी ना, और किस पे लगेगी? ठीक है, कोई और प्राइस ही नहीं मेरे पास कवर करने के लिए। तो मेरा ये बोलना है कि जो आपका फेयर फ्यूचर वैल्यू होता है, उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है, स्पॉट इंटू 1 प्लस आर। आर इज योर कॉस्ट ऑफ कैरी परसेंटेज और टी इज योर टाइम, ठीक है? जो भी टाइम है वो टाइम आप यहां डालोगे। मतलब ध्यान से समझना, ये तो मैंने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए आपको ऐसा करके बता दिया। आइडियली क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी परसेंटेज जो होगा आपके पास, ये आपके पास ईयरली होगा, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? 10% है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और आपको 1 मंथ फ्यूचर जब निकालना है, तो आप इसको 1/12 करोगे यहां पर। ध्यान से समझना, वो 1 महीने का निकालना है, तो 1/12 होगा वो। सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? सब हो जाएगा, एक्सेल पे भी हो जाएगा। टेक्सास का BA 2+ कैलकुलेटर आता है, आप लोग आगे CFA करोगे, आप सब लोगों को CFA करना चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों का उसके अंदर भी बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट में निकलता है। अब थोड़ा सा देखना, जरा ध्यान से समझना। मेरा कॉस्ट ऑफ कैरी जो है, मेरा कमोडिटी को रखने का जो खर्चा है, क्या वो खर्चा कम हो सकता है क्या किसी कारण से? किसी कारण से खर्चा कम हो सकता है क्या? मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक की बात करूं, क्योंकि स्टॉक के फ्यूचर्स पे ये चीज डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगी, आप सब लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कि मान लो मैंने आईटीसी का स्टॉक फ्यूचर लिया 1 मंथ का, मैंने आज ही रेट लॉक कर दिया कि 1 महीने के बाद मेरे को आपसे फ्यूचर्स चाहिए आईटीसी का, ठीक है? मैं शेयर्स लूंगा आपसे आईटीसी के 419 के भाव पे। 419 पे मान लो अपन ने रेट लॉक किया 1 मंथ के बाद। ड्यूरिंग दिस 1 मंथ अगर आईटीसी ने डिविडेंड इशू करा है, तो पता है वो डिविडेंड पे राइट किसका होगा? मेरा होगा। पता है आपको? मेरे पास कोई शेयर नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई मेरे पास कोई शेयर्स है क्या? नहीं। मैंने तो अभी एक बंदे से शर्त लगाई है एक्सचेंज में जाके कि आज से 1 महीने के बाद मैं आऊंगा और मैं आपसे से फॉर एग्जांपल 600 शेयर्स लूंगा आईटीसी के एट 419 के रेट पे, से फॉर एग्जांपल, या 1000 शेयर्स लूंगा एक 419 के रेट पे। 4 लाख का लॉट बना दो, ठीक है? अब इस दौरान ध्यान से समझिए, इस दौरान अगर आईटीसी ने डिविडेंड इशू करा, तो क्या वो डिविडेंड मेरा डिविडेंड होगा? यस। तो सर वो डिविडेंड कैसे मिलेगा? आईटीसी तो मेरे को दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो आईटीसी के शेयर्स होल्ड ही नहीं करे, मैंने तो सिर्फ शर्त लगाई है फ्यूचर्स के प्राइस में एडजस्ट हो जाएगा। और क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। देखो, आपको डिविडेंड मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्या? क्योंकि आपके पास शेयर नहीं, यू आर नॉट अ शेयर होल्डर। डिविडेंड के लिए आपको एक स्पेसिफिक डेट के दिन, ठीक है, जिसको रिकॉर्ड डेट बोला जाता है, रिकॉर्ड डेट के दिन आपको कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम एज अ शेयर होल्डर लिखा हुआ होना चाहिए। तो कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम शेयर होल्डर लिखने के लिए कितना टाइम लगता है पता है? उसके लिए लगता है T+1। आज के टाइम पर दूसरे तीसरे दिन आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। तो सर ठीक है, फ्यूचर्स में अब
कैसे इसको एडजस्ट करूँ? सर ऐसे मेरे को क्या इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है राजा। अपन ने कैश एंड ट्रेड करा था, ठीक है? कैश एंड कैरी करा, रिवर्स कैश एंड कैरी करा, जहाँ पर अपन एफडी बना देते हैं पैसे की। तो वहाँ पर अगर आपको मिल रहा है, तो मतलब मोटा-मोटा इसको है ना कन्वीनियंस यील्ड बोला जाता है। कन्वीनियंस यील्ड बोला जाता है। कन्वीनियंस यील्ड मतलब आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट मिल गया। अब इसको हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे वो समझना। इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे वो समझना। हम क्या करते हैं पता है? ये जो आर है ना, ये आर क्या है? व्हाट इज दिस आर? दिस आर इज आर कॉस्ट ऑफ कैरी। हम क्यू क्या है? क्यू इज आर कन्वीनियंस यील्ड। हम है ना कॉस्ट ऑफ कैरी को रिड्यूस कर देते हैं। और तेरी तो कॉस्ट ऑफ कैरी को आप रिड्यूस करते हो, तो इसका मतलब है आपकी फेयर फ्यूचर वैल्यू कम आती है। हाँ जी। वाई? बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स इन्वॉल्व इन होल्डिंग दैट फ्यूचर। सर एक बार बता दोगे क्या? बिल्कुल। कॉपर। ठीक है। 78। आर कॉस्ट ऑफ कैरी 10% है। और मान लो इसका कन्वीनियंस यील्ड जो है वो साल का 2% है, मान लो ऐसा। कन्वीनियंस यील्ड है ना, कोई भी बेनिफिट मिल रहा है आपको एडिशनल, तो इसका फेयर वैल्यू क्या होगा? फेयर फ्यूचर 1 मंथ कॉपर क्या होगी आपकी? ये आपकी होगी, ये $78 है। 78 इंटू 1 प्लस 0.10 माइनस 0.02 1/12। 78 इंटू 1.08 1/12। इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा दैट इज द फेयर फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 मंथ कॉपर। समझ में आ रहा है आपको? आप अब आपको भाई देखो, एग्जाम पास करने के लिए तो आपको वर्कबुक पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ मेरे लेक्चर देखोगे इससे आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे? दैट इज नॉट गोना हैपन। ठीक है। मुझे पता है कई लोगों को ऐसा लगता है कि एनआईएसएम का एग्जाम है, 1500 रुपये में तो आप भर सकते हो सर, क्या ही वैल्यू है, क्या ही वक्त है, कोई जॉब थोड़ा ना मिलेगा डायरेक्टली। एब्सोल्युटली नहीं मिलेगा, बट इट शोज योर कमिटमेंट। और आप क्या करोगे आप बताओ? आपके पास या तो फिर एक काम करो, बाजार में जाओ, ढूंढो कोई कोर्स मिल रहा हो तो फाइनेंस का, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का, उस तरह का कोई कोर्स ले लो। ये फ्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू टेस्ट द वाटर। 1500 रुपये है, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आप रियली आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स को समझो, नोट्स को समझो और वर्कबुक पढ़ो। दैट्स इट। और एमसीक्यूज अटेंड करो एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है। दूसरा क्या है पता है? एक तो आपने देखा कि सर एक्चुअल प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसका एक एक्सप्लेनेशन इज कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? सर क्या ये एक्सप्लेनेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेशन मॉडल का, क्या ये एक्सप्लेनेशन कॉस्ट ऑफ कैरी से बिल्कुल अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल अलग हो सकता है। एक्सपेक्टेशन मॉडल क्या बोलता है पता है? एक्सपेक्टेशन मॉडल ये बोलता है कि जो फ्यूचर और स्पॉट के बीच का डिफरेंस है, उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी, हॉस्ट ऑफ कैरी, ये सब फालतू की चीजें मत करो। ठीक है। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई कॉस्ट ऑफ कैरी हॉस्ट ऑफ कैरी नहीं है। ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। जो ट्रेडर्स हैं, समझना, अगर उन ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि डाबर का शेयर ऊपर जाएगा, बिल्कुल प्लीज 100% अटेंशन पे करना। आप समझो, मैं मेरी फैमिली के साथ ट्रैवल पे हूँ, ठीक है, और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। मतलब इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, मैं एक हफ्ता नलीफाई जा सकता था, पूरा डेड हो जाता। ठीक है। तो आप लोग प्लीज 100% अटेंशन देना। मैं चाह रहा हूँ वन शॉट में क्लियर हो आप लोगों को। अगर ट्रेडर्स को ये लग रहा है, इफ ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग कि डाबर का शेयर तो ऊपर जाएगा, समझना, डाबर ने कोई ब्रेकआउट दिया है। जिन लोगों को ब्रेकआउट समझ नहीं आ रहा है, आप वेट करो हमारे अगले टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप के लिए। ठीक है। डाबर ने कोई ब्रेकआउट दिया है तो बहुत सारे लोग डाबर खरीद रहे हैं। मेनी पीपल आर एक्सपेक्टिंग, many people are expecting that the price of Dabur will rise in coming days.
So how they will take position, how will they take benefit out of it? One, they will go and buy the shares in cash. Two, they will start buying futures. तो क्या फ्यूचर्स की डिमांड बढ़ रही है क्या इसके कारण? वाई? बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग. तो जो फ्यूचर, जब व्हेन देयर आर हाई नंबर ऑफ बायर्स ऑफ फ्यूचर्स, ठीक है, तो लोग फ्यूचर्स खरीदना शुरू करेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, शर्त लगाने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो डेफिनेटली जो शर्त अब लगेगी वो ऊंचे भाव पे लगेगी, जो स्पॉट प्राइस है. एंड दैट इज द रीजन, एक्सपेक्टेशन मॉडल ये बोलता है कि यही रीजन होता है कि जो स्पॉट प्राइस है और फ्यूचर प्राइस है उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है. जब ज्यादा लोग, देखो ये फ्यूचर है, ठीक है, दिस वन इज फ्यूचर, माय दिस हैंड जिसमें पेन है, ठीक है, अभी दोनों बराबर हैं, आज डे जीरो है, डे जीरो पे दोनों बराबर हैं, ठीक है, डाबर का शेयर है. अब क्या हो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि डाबर का प्राइस बढ़ने वाला है, डाबर का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट ने कमेंट्री करी है, मैनेजमेंट भी पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है. अब क्या होगा ना, पीपल स्टार्ट बाइंग डाबर का फ्यूचर, तो जो बेचने वाला है वो ऊपर के भाव में बेचेगा ना, समझ रहे हो? वो नीचे के भाव में क्यों बेचेगा? बिकॉज बेचने वाले के लिए तो यही है, बाय हाई, सॉरी सेल हाई बाय लो, उसको यही करना है. तो वो क्या करेगा, जब ये यहां से पुश जाएगा, बहुत सारी डिमांड जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो बायर्स हैं वो, अच्छा मैं 10 पैसे और ऊपर खरीदता हूं, मैं 15 पैसे और ऊपर खरीदता हूं, मैं 30 पैसे और ऊपर खरीदता हूं, 50 पैसे और ऊपर खरीदता हूं, तो ये स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स के प्राइस को एक गैप बना देता है. वाई? वॉट? क्या चीज एक गैप बना देती है? व्हाट इज द रीजन? एक्सपेक्टेशन मॉडल या एक्सपेक्टेशन थ्योरी के हिसाब से क्या रीजन है कि एक्चुअल प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस में डिफरेंस है? द रीजन इज कि जो ट्रेडर्स हैं उनका एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस को लेके ऑफ द अंडरलाइंग असेट. व्हाट इज द अंडरलाइंग असेट इन दिस केस? अंडरलाइंग असेट इन आवर केस इज डाबर. ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि डाबर का फ्यूचर में, डाबर का प्राइस ज्यादा होगा. They are expecting that the future price, the price in future of Dabur will grow, ठीक है, will go high, and that is why they start taking position in future contracts. And when they start taking position in future contracts, the demand of the future contracts increase drastically, and hence the price of the future go up. जब एक्चुअल प्राइस, समझना, जब स्पॉट प्राइस कम है और फ्यूचर का प्राइस ज्यादा है, ध्यान से समझिए, तो उसको बोलते हैं कि फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है. जब फ्यूचर का प्राइस ज्यादा है और स्पॉट का प्राइस कम है, तो बोलते हैं कि सर फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है. ध्यान से समझना. सर उल्टा हो सकता है क्या कि फ्यूचर का प्राइस कम हो और स्पॉट का प्राइस ज्यादा हो सकता है. मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा अगले 30-40 सेकंड में. आप लोगों को पूरा अटेंशन पे करना है और आप लोगों को 1 सेकंड मेरे को देना है, ठीक है, मैं पानी पीऊंगा, मैं उसको कट नहीं करूंगा. तब तक आप लोगों का ये काम है कि आप जाके कमेंट में बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है समझना अभी तक, ठीक है. 2 मिनट दो बस. लाइव क्लास में पानी पी गया है लड़का. हाँ जी. तो सर फ्यूचर कम होगा ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कि ये तो फ्यूचर है, ये आपका स्पॉट है, तो ये स्पॉट ज्यादा हो और फ्यूचर कम हो जाए, हो सकता है. से फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट का एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, मेरे मन में आ गया इसलिए. अंबुजा सीमेंट में कोई ब्रेकडाउन हुआ है. अब ऐसा लग रहा है लोगों को कि अंबुजा सीमेंट का स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा, तो a lot of people started selling the stock. अब ध्यान से समझना, अब तू ब्रो कैश में अंबुजा सीमेंट का स्टॉक तभी बेच सकता है जब तेरे पास वो स्टॉक ऑलरेडी हो तेरे पोर्टफोलियो में. लेकिन अगर तुझे इस गिरते हुए अंबुजा सीमेंट के स्टॉक से गेन कमाना है,
तो तू फ्यूचर्स बेचेगा। अब क्या होता है ना भाई, अब ये अंबुजा सीमेंट का स्पॉट प्राइस है और ये अंबुजा सीमेंट का फ्यूचर्स प्राइस है। अभी डे 0 है, दोनों बराबर है। ठीक है? अब बेचने वाले आ गए मार्केट में बहुत ज़्यादा। मार्केट में आ गए बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कि हमसे शर्त लगवा लो, हमसे शर्त लगवा लो। समझना। तो जो खरीदने वाला है, वो नीचे प्राइस में खरीदेगा ना। खरीदने वाले का इंटेंशन हमेशा क्या होना चाहिए? बाय लो, सेल हाई। तो जब उसको पता है कि अरे इतने सारे टमाटर बेचने वाले हैं, तो मैं इनसे अच्छे से नेगोशिएट करता हूँ। मैं उस ठेले से टमाटर लेता हूँ जिस ठेले पे टमाटर सबसे कम है। क्योंकि इतने सारे टमाटर वाले हैं ना, उनको भी समझ में आएगा कि यार हमारा बिज़नेस लूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या बायर का मार्केट हो जाता है क्या? जब बहुत मैसिव सेलिंग आती है, आप समझ रहे हो? तो बाइंग करने के लिए कोई होना चाहिए ना, समझो इट्स अ ज़ीरो सम गेम। कोई अगर सेल कर रहा है तो सामने कोई पार्टी बाय करेगी। सर आप बोल रहे हो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस 4000 रुपीज टच करा था, तो किसी ने क्या 4000 में बाय करके रखा था क्या? बाय करा था क्या? हाँ करा था भाई, तभी तो चार्ट आया आपके, मतलब तभी तो प्राइस आया स्क्रीन पे। तो सर वो 4000 वाला अभी तक बैठा हुआ है क्या लॉस में? पता नहीं, हो सकता है निकल गया। वी डोंट नो दैट। बट 4000 पे ट्रेड हुआ था। आप समझ रहे हो? तो फ्यूचर प्राइस जो है ना, वो अगर स्पॉट प्राइस से ज्यादा है तो इसको बोलेंगे कि फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। और फ्यूचर प्राइस अगर स्पॉट प्राइस से कम है तो इसको बोलेंगे फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। ठीक है? रिलेटिव टू स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, रिलेटिव टू द स्पॉट प्राइस ऑफ डाबर। मतलब समझना इधर, ये स्पॉट प्राइस है, लास्ट टाइम समझो बस, ये स्पॉट प्राइस है, ये फ्यूचर प्राइस है। इफ फ्यूचर प्राइस इज मोर देन स्पॉट प्राइस, then I will say that future is trading at premium relative to the spot price of Dabur. If the future price is less than the spot price, then I will say that, sir, the future price is trading at the discount relative to the spot price of Dabur. समझ रहे हो? इतना सिंपल है बस। तो नेट नेट बोलने का ये मतलब है कि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं प्राइस को लेके, ऑफ व्हाट, ऑफ अंडरलाइंग असेट इन फ्यूचर, नॉट इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इन फ्यूचर मतलब भविष्य में, वही फ्यूचर के प्राइजेस होते हैं। इनका ये बोलना है नेट नेट। एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये कंक्लूड करती है कि अगर, समझना है इधर, अगर डाबर का स्पॉट प्राइस है 680 रुपीज एंड डाबर का अगस्त का फ्यूचर इज 685 रुपीज, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस महीने के एंड तक डाबर 680 से 685 तक जाएगा। मतलब ये महीने के आखिरी में लोगों के एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि डाबर का जो प्राइस होगा वो 685 रुपीज के आसपास होगा। ठीक है? अब ध्यान से समझना इधर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को इसमें डिफिकल्ट लगे। दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस ये सब पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा पता है? अभी क्या होता होगा पता है? अभी आप लोगों के साथ ये इशू आता होगा कि सीएनबीसी हम सुन रहे हैं अंग्रेजी में, है ना, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राइट? हम सीएनबीसी सुन रहे हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती होगी कि सर हम सीएनबीसी हिंदी सुनते हैं तो भी समझ में नहीं आता। वो क्यों नहीं समझ में आता है पता है? बिकॉज हमें ये टर्म्स नहीं पता होती हैं। स्प्रेड, कॉन्टैंगो, बैकवर्डेशन, समझ रहे हो आप? ओपन इंटरेस्ट, ओपन एआई ऑप्शन, ऑप्शन चेन, समझ? आप धीरे 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 करके सी यार, इट विल, रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे। राइट? एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बनाना पड़ेगा ना हमें। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे एक एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हुए। तो यहां पर है ना, है वही चीज जो मैंने बोला ना आपको कि इसको यही बोलेंगे हम कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग एट प्रीमियम। मैं इसको यही बोलूंगा, लेकिन इसका नाम दे दिया है कॉन्टैंगो। समझना, मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, इसका नाम दे दिया है कॉन्टैंगो। इसमें कॉन्टैंगो के अंदर क्या होता है? फ्यूचर प्राइस इज मोर देन स्पॉट प्राइस। हाँ सर, आपने बताया मींस इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, एब्सोल्युटली। इसका मतलब यह है कि मार्केट एक्सपेक्ट्स दैट द प्राइस ऑफ द असेट विल राइज। ठीक है। बैकवर्डेशन, बैकवर्डेशन मतलब वही जो आपने बोला, ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, बैकवर्डेशन। ठीक है। तो फ्यूचर प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस। इसका मतलब है मार्केट एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ द असेट टू फॉल इन फ्यूचर, व्हेन इन फ्यूचर। ठीक है। ऑन द एक्सपायरी। व्हाई? ठीक है, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऐसा होता ही होता है कि एक्सपायरी के दिन कन्वर्जेंस थ्योरी किक इन करती है। कन्वर्जेंस थ्योरी किक इन करती है मतलब फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम हो जाते हैं। क्योंकि मैं, समझना, मुझे आईटीसी या मुझे डाबर का 1 महीने बाद शेयर खरीदना है, 1 महीने बाद खरीदना है, तो मैं जाके शर्त लगाता हूं अगर, और मान लो डाबर का शेयर हाजिरी में नगद में 680 रुपीज का मिल रहा है, तो मैं बोलता हूं उससे कि यार मेरे को 1 महीने बाद चाहिए शेयर, है ना, डाबर का प्राइस बोल। तो वो बोलता है 685 रुपीज। तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा बोल रहा है ना, क्या उसमें वो रिस्क भी तो ले रहा है? तो रिस्क के 5 रुपए भी तो ले रहा है ना। ठीक है। हाँ, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कैरी वगैरह वो सब है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं, जो शर्त लगवा रहा है, जो आपको फ्यूचर सेल कर रहा है। ठीक है। मान लो 15 दिन बचे हैं और आप 15 दिन के बाद जाके खरीदते हो, शर्त लगवाते हो, और मान लो योग की बात हो गई, ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि 15 दिन के बाद भी डाबर का प्राइस 680, घूम फिर के वापस 680 पे आ गया, स्पॉट प्राइस है 680। आप बोलते हो कि यार मेरे को 15 डेज के बाद 1000 शेयर चाहिए, शर्त लगवा दो। क्या वो बोलेगा 680 तो आप मान जाओगे क्या? आप क्या बोलोगे उसको कि भाई तेरी रिस्क कम हुई है ना, अभी तेरा जो 15 दिन का रिस्क है वो कम हुआ है, प्लस तेरा कॉस्ट ऑफ कैरी भी तो 15 दिन का लगा साले, मेरे को तो कॉस्ट ऑफ कैरी 1 महीने का लगा रहा है, तेरा रिस्क के लिए जो तू इंटरेस्ट कमा रहा है वो 1 महीने का ले रहा है, और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन का दे रहा है, ऐसा नहीं हो चौल बे। समझ रहे हो आप? अगर ये 7 डेज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिस दिन एक्सपायरी होती है, मैं बोलता हूं कि मेरे को शाम का कॉन्ट्रैक्ट दे, तो शाम के कॉन्ट्रैक्ट में सर कोई क्यों खरीदेगा शाम का कॉन्ट्रैक्ट में, वही तो बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अगर किसी को खरीदना है तो क्या आप उस पर कोई एडिशनल प्रीमियम चार्ज कर सकते हो? एक दिन का क्या रिस्क सर? हाँ, डेफिनेटली होता है, 2 4 5 पैसे 10 पैसे चार्ज कर देंगे। समझ रहे हो आप 25 50 रुपए थोड़ी ना चार्ज कर सकते हो यार पर शेयर। आर यू गेटिंग? 10 5 पैसे चार्ज कर देंगे सर, इतना ही डिफरेंस होता है एक्सपायरी वाले दिन, सुबह सुबह, स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में, इतना ही डिफरेंस होता है बस, दैट्स इट, और ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। क्यों सर? ये एक दिन का कॉस्ट ऑफ कैरी होगा, और एक ही दिन का रिस्क का प्रीमियम होगा, जो भी वो सेलर चार्ज करता है, दैट्स इट। तो सर ये 3.5 बचते बचते, तो ये जो 25 50 पैसे का डिफरेंस है, क्या ये जीरो रह जाता है क्या? हाँ, जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो गई, अब शर्त लग ही नहीं सकती ना, तो डिफरेंस ही जीरो है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको कन्वर्जेंस थ्योरी बोलते हैं। ये है ना, ये आपके एनआईएसएम में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ नहीं है, मैंने बताया आपको अलग से। ठीक है। अब ये लोग थोड़े से जरा उतर के आ गए हैं थ्योरेटिकल पे। मैं चाहता हूं कि यार ये थ्योरी आप लोग अच्छे से करना, अपने नोट्स से पढ़ना। ठीक है। और अपने नोट्स से अच्छे से पढ़ना, अपने वर्कबुक से अच्छे से पढ़ना। मैं समझा देता हूं आपको, बट पढ़ना है आपको कि फ्यूचर के यूज क्या होते हैं। एक तो हेजिंग करने के लिए फ्यूचर का यूज होता है। हेजिंग मतलब मेरे को $1000 का पेमेंट करना है, सीएफए की फीस भरनी है आज से 6 महीने के बाद, लेकिन मेरे को डर है कि 83.4 तो डॉलर हो चुका है, रुपये हो चुका है, कहीं ये बढ़ के 90 ना हो जाए, तो मैं 6 महीने बाद का आईएनआर यूएसडी आईएनआर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता हूँ 84 रुपीज में आज ही। तो क्या मैंने हेज कर लिया क्या फ्यूचर खरीद के यूएसडी आईएनआर का? यस। ट्रेडर्स और स्पेक्यूलेटर, जो डाबर, मुझे लग रहा है, मैंने डाबर का चार्ट देखा है सर, मुझे लग रहा है, अरे तेरे लगने से क्या होता, सट्टा लगा रहे? हाँ। ट्रेडिंग क्या सट्टा है? हाँ।
You need to understand it is not a bet. It is a calculative bet. It is a mix of science. It is like सट्टा क्या होता है पता है? सट्टा ये होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कभी करा नहीं ऐसा, लेकिन मैं घोड़े की रेस खेलने गया, ना देखने गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मेरे दोस्त ने बोला कौन से घोड़े पे पैसा लगाना है तेरे को। तो मैंने घोड़ों का नाम देखा, मैंने बोला यार इसका नाम अच्छा लग रहा है ना, रजिया रॉकी इस तरह का कुछ नाम है, तो वो रजिया रॉकी पे अपन ने 200 रुपये लगवा दिए। दैट इज बेटिंग। मुझे कुछ भी नहीं पता है, ना मुझे घोड़े की ब्रीड पता है, ना मुझे उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा है, कुछ भी नहीं पता है। दैट इज बेटिंग। लेकिन जब मैं एक स्टॉक को खरीदता हूँ, जब मैं डाबर को खरीद रहा हूँ इस केस में, से फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम नॉट अ फैन ऑफ डाबर, मुंह में आ गया मैंने नाम ले लिया, अंबुजा सीमेंट को खरीद रहा हूँ से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैं प्रीवियस चार्ट देख रहा हूँ एंड उसके बेसिस पर मैं एक लॉजिकल टारगेट डिसाइड कर रहा हूँ उसका कि फ्यूचर में ये मूवमेंट दे सकता है। दैट इज बेस्ड ऑन अ साइंस एनालिसिस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस। दैट इज नॉट बेटिंग, इट इज स्पेक्यूलेशन। इज अ डिफरेंस, है ना। You apply logic. When you apply logic with betting, skill with betting, that is speculation. And that is why सारे जितने भी आपके यू नो जितने भी आपके ड्रीम इलेवन और ये इलेवन और वो इलेवन ऐप चल रहे हैं, दे आर नॉट बेटिंग ऐप, दे आर स्पेक्यूलेशन ऐप। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड आर्बिट्राज, आर्बिट्रेजर्स करते हैं, जो हमने देखा कैलेंडर स्प्रेड बना के आर्बिट्राज करते हैं, ठीक है। अगर सर मान लो ऐसा हो जाए, थोड़ा सा जरा ध्यान देना, जैसे आपने कन्वर्जेंस थ्योरी बताई है, लॉजिकल, लॉजिकल है ना, लॉजिकल आर्बिट्राज बताओ। सर मान लो कि ये एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी डे मॉर्निंग 9:15 AM, ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए। डाबर का स्पॉट, समझना है, डाबर का स्पॉट प्राइस इज से फॉर एग्जाम्पल 680 रुपीज, एंड डाबर का ये सितंबर की एक्सपायरी, ये सॉरी, हाँ, जुलाई की एक्सपायरी ऐसा मान लो, है ना। डाबर का जुलाई का फ्यूचर्स एक्सपायरी वाले दिन मान लो हो जाए आपका 685 रुपीज, जो होता है वो, मतलब ये है कि आपको 5 रुपए का गैप दिख गया दोनों में। और आपको पता है, समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना राजा, ठीक है, आपको पता है कि आज के दिन ही 3:30 बजे ये दोनों प्राइस एक हो जाएंगे। तो क्या मैं ये 5 रुपए कमा सकता हूं? बिल्कुल कमा सकता है। मान ले ऐसा कि डाबर का जो फ्यूचर का लॉट है वो 1,000 शेयर का है, तो तू क्या करेगा पता है? जो कम कम चीज है, जो सस्ता है, उसको खरीदेगा और जो महंगा है उसको बेचेगा। बाय 1,000 शेयर्स इन स्पॉट एट द रेट 680, ठीक है, एंड सेल वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डाबर सितंबर फ्यूचर एट द रेट 685। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है, अपने को अब 3:30 बजे आएंगे और 5,000 रुपये उठा के लेके जाएंगे, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी वो लगेगी। सर ऐसा कैसे होगा? देख, जो तूने कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, अगर वो सेटल होगा तो कोई ना कोई आएगा मांगने की भाई मेरे को शेयर्स दे। वो शेयर्स तू दे, मेरे को शेयर्स दे 685 में। देख, समझने दे क्या, मान ले ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है, 3:30 बजे आप ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, सेल करा है ना आपने, तो आप बाय नहीं करते हो इस कॉन्ट्रैक्ट को, आप इसको एक्सपायर होने देते हो। जब एक्सपायर होने दोगे आप, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने जिसको बेचा है वो बंदा एक्सचेंज के पास आएगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मेरे को 1,000 शेयर्स चाहिए डाबर के 685 रुपीज पे, ठीक है। एक्सचेंज आपके पास आएगा कि आपने जो ये सेल करा है ना कॉन्ट्रैक्ट, ये 685 पे जो सेल करा है कॉन्ट्रैक्ट, ये आ गया बंदा, खड़ा हुआ है मेरे दरवाजे पे, 1,000 शेयर दो मेरे को डाबर के। आप क्या बोलोगे? मेरे अकाउंट में पड़े हुए निकाल के ले जा।
सुनना ध्यान से सुनना। एक्सचेंज बोलेगा ओके, एक्सचेंज ने आपके अकाउंट से शेयर निकाले, एक्सचेंज ने उसको शेयर्स डिलीवर करे, एक्सचेंज ने उससे कितना रुपया पर शेयर लिया? 685। और एक्सचेंज ने आपको कितना दिया? 685। डेफिनेटली थोड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लेकिन ध्यान से सुन ब्रो, तू जो शेयर लेके आया था, जो शेयर लेके गया है एक्सचेंज, वो तू कितने में लेके आया था? 680 में। और एक्सचेंज ने देखो कितना पैसा दिया? 685। इट इज एज सिंपल एज दैट यार, इतना सिंपल है, पता है। मुझे पता है डेफिनेटली जब आप लोग इसको प्रैक्टिस में करोगे, अभी नहीं करना है 5 साल 10 साल फ्यूचर्स, कम से कम 10 साल तक फ्यूचर्स से दूर रहो, ट्रेडिंग नहीं करनी है फ्यूचर्स की। लेकिन कभी अगर प्रैक्टिस में करोगे इसको, कभी हिम्मत करोगे देखने के लिए, सीखने के हिसाब से सीख के प्रॉपर, ठीक है, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी भी क्या ये चीज क्लियर है? मुझे लिख के बताना, ठीक है। तो आर्बिट्रेजर, क्या मैंने आर्बिट्राज करा क्या पूरा बैठ के सौदा? आर्बिट्राज कर दिया ना ब्रो, पूरा आर्बिट्राज कर दिया ना, ठीक है। समझ रहे हो आप? सर, रिस्क क्या होती है फ्यूचर्स में? देखो फ्यूचर्स में एक ही रिस्क होती है। जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो आपकी एक ही रिस्क है कि यार प्राइस आपके अगेंस्ट ना चला जाए, ठीक है। तो मतलब देर इज ए रिस्क ऑफ प्राइस। तो अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है। देखो, तो उस नुकसान, वो जो रिस्क है, वो जो नुकसान है, उस नुकसान को मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। एक ऐसा नुकसान जिसको मैं अवॉइड कर सकता था, है ना, और एक ऐसा नुकसान जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। जो नुकसान जिसे मैं अवॉइड कर सकता हूं उसे हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, और जो नुकसान हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं उन्हें बोला जाता है सिस्टमैटिक रिस्क, रिस्क ड्यू टू सिस्टम, सिस्टम के द्वारा क्रिएट करी गई रिस्क। जैसे बांग्लादेश में हुआ है, इट इज अ रिस्क क्रिएटेड थ्रू सिस्टम। जस्ट इमेजिन व्हाट हैज हैपेंड, what has have happened in the Bangladesh equity markets. It has collapsed. The story of Bangladesh is dead, right? Right now. So आप ये देखिए कि अनसिस्टमैटिक रिस्क सर क्या होगी कि मैंने मेरा पूरा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा दिया है सर, अब अगर नुकसान हुआ तो मैं बहुत बुरी तरीके से मर जाऊंगा, ये मेरी प्राइस की रिस्क है। तो यार मैं बोलूंगा यार इसमें देख, तेरा नुकसान तू अवॉइड कर सकता था, कैसे कर सकता था सर? तू 10 शेयरों में पैसा लगा देता, तूने सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्यों लगाया? क्या डाइवर्सिफिकेशन से अनसिस्टमैटिक रिस्क अवॉइड हो जाएगी क्या? समझ रहे हो आप? अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन, यस और नो? एब्सोल्युटली यस। ये क्या, ये कौन सी रिस्क होगी सर? इन्फ्लेशन, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी, अगर कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो यू कैन नॉट अवॉइड इट ना। रेट कट्स, सेंट्रल बैंक के जो एक्शंस है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। फिर ब्रो, पता नहीं क्यों एनआईएसएम ने यहां पर बीटा के ऊपर डिस्कशन करा है, ठीक है। तो आप है ना एक काम करना, मैंने बीटा के ऊपर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, 40-45 मिनट्स का वीडियो है, जिसमें मैंने समझाया है कि बीटा क्या होता है, बहुत डेप्थ में समझाया है। तो मैं यहाँ पर कन्नी नहीं काटना चाह रहा था कि 2-4-5 मिनट में समझा दूँ, ठीक है। तो आप है ना डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको बीटा का वीडियो मिल जाएगा, जस्ट इन केस ना मिले तो अपने चैनल पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज के अंदर है वो, वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप बीटा वहाँ से कवर अप कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है हेजिंग के अंदर, ठीक है। लॉन्ग हेज का क्या मतलब है कि हमने फ्यूचर बाय करे टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम द अपसाइड प्राइस मूवमेंट। मुझे सीएफए की फीस भरनी है, ठीक है, सीएफए की फीस, इससे आपको याद रहेगा। मुझे सीएफए की फीस भरनी है 1 साल के, 6 महीने के बाद। मुझे डर है कि कहीं $90 ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, आज ही मैं 6 महीने बाद का यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स बाय कर लूंगा। आई विल बाय द फ्यूचर्स, राइट? व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डूइंग अ लॉन्ग हेज। सिमिलरली शॉर्ट हेज का क्या मतलब होता है? जब आप सेल करते हो फ्यूचर्स, ठीक है। क्रॉस हेज का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना।
आपके पास पोजीशन है स्पॉट में यहाँ पर और आप फ्यूचर्स ले रहे हो दूसरी चीज़ का। जैसे मैं अगर आपको इसको और अच्छे से समझाऊँ, इसको और बेटर तरीके से समझाता हूँ मैं, ठीक है? जैसे मान लो, है ना, कि आप एशियन पेंट्स हो, या आप पेंट्स के एक्सपोर्टर हो और आपको ये लग रहा है कि कहीं पेंट का प्राइस, सॉरी, आप पेंट के इंपोर्टर बनाते हैं, आपको एक्सपोर्टर नहीं बनाते हैं। आप पेंट के इंपोर्टर हो और आपको ये लग रहा है कि कहीं पेंट का प्राइस ना बढ़ जाए। तो आपको क्या करना है? अब आप पेंट्स का फ्यूचर लेने जाओगे तो बाजार में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। लेकिन आपको पता है कि पेंट्स का जो प्राइस है, एशियन पेंट वाले पेंट की बात कर रहे हैं अपन, वो किस पे डिपेंड करता है? सीधे क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है। तो क्या आप क्रूड ऑयल का फ्यूचर ले सकते हो? समझ में आया क्या आपको? यहाँ पर क्या होता है ना, हमारी जो असेट है, उस असेट का जब डायरेक्ट फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं होता है, तो उस असेट को जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करे, हम उसका फ्यूचर ले लेते हैं, ताकि हमारा लॉस अप टू सर्टेन लेवल हेज हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस हेज। ठीक है। फिर आर्बिट्राज में अपन ने सीखा, कैश एंड कैरी देखा, रिवर्स कैश एंड कैरी देखा जो कैश एंड कैरी मॉडल में था, और इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज देखा कि बीएससी में लेके एनएससी में बेच दिया। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। आप लोग प्लीज़ अब वर्कबुक से ज़्यादा पढ़िएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना अगर आपको मज़ा आया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।